कि सबसे पहले तो ये इज़हार यकजहती के यहाँ पे जो जुल्म हुआ है किसी मजलूम के साथ, वो इज़हार यकजहती करनी। यहाँ पे ये तो दोस्त सिर्फ वो दोस्त हैं जो जिनको शॉर्ट नोटिस पे जल्दी जल्दी बुला लिया और इनको ये लगा कि शायद छोटी सी मीटिंग है अपनी, तो कम लोग आए, वरना यहाँ पे हम इंशाल्लाह 500,000 लोग निकाल सकते हैं। अब ये लोग निकालने का मकसद ये नहीं है कि कोई इधर यहाँ पे कोई दादागिरी या कोई भरमबाजी, इस तरह की कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि भाई हम अपने मुआशरे के अंदर जालिमों से तंग आ चुके हैं। जालिम आपको हर तबके में मिलेगा, सबसे ज़्यादा सियासत में भरा पड़ा है। फिर आपको हर जुबान बोलने वाला जालिम मिलेगा, आपको हर फ़िरके में मिलेगा, हर फ़िरके के छोटे फ़िरके में मिलेगा, आपको हर बिरादरी में मिलेगा, हर कास्ट में मिलेगा। तो इन लोगों से तंग आ चुके हैं। मेरा मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि भाई दुनिया के अंदर हमें ना मज़हब के ऊपर, ना फ़िरके के ऊपर, ना जात, ना बिरादरी, ना ज़ुबान, किसी भी बुनियाद के ऊपर हमें अलग नहीं होना। हमें अगर अलग होना है तो एक बुनियाद, वो जुल्म के बुनियाद, कि क्या आप जालिम हैं, जुल्म करते हैं, या आप जुल्म सहते हैं। या तो आप जालिम हैं या तो आप मजलूम हैं। जालिम है तो वो आपस में मिला हुआ है, हम सारे क्या हैं, हम सारे हैं मजलूम। जालिम की एक समझने के अगर कौम तो नहीं होती, लेकिन इसको आप एक कौम कह सकते हैं। सरकाज़म में इसको आप कौम भी कह सकते हैं कि जालिम एक कौम है। वो जुल्म करते वक्त ये नहीं देखता कि जुल्म किस पे हो रहा है, वो अपने बंदे पे भी कर रहा होगा, अपनी जुबान बोलने वाले पे भी कर रहा होगा, वो अपने घर के बंदों पे भी कर सकता है। तो अगर कभी भी कोई भी जुल्म करता है तो उसकी जात, उसकी बिरादरी, उसका कबीला, उसका फिरका, उसका मजहब या उसकी जुबान को नहीं देखा जाए। उसकी जात, उसका फिरका, उसकी जुबान, उसका मजहब, उसका फिरका, हर चीज उसका जुल्म है। और जो जुल्म जिस पे हो रहा है वो मजलूम है। जालिम बहुत कम है, लेस देन 1% इस जालिम, और फिर भी ताकतवर है। क्यों? क्योंकि जालिम आपस में मिला हुआ है। मजलूम इज मोर देन 99%, मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में, लेकिन फिर भी कमजोर है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइडेड हैं इन्हीं बुनियादों के ऊपर कि हमारी जुबान अलग है, हमारा फिरका अलग है, हमारी जात अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारा कबीला अलग है, हम इस सूबे से नहीं उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मजहब अलग है। इस बेसिस पे हमने अपने आप को डिवाइड किया। तो ये डिवीजन खत्म करनी पड़ेगी। अगर जालिम जुल्म करते वक्त साथ हो सकता है तो मजलूम हक मांगते वक्त क्यों नहीं साथ दे सकता है? हमने ये सुना है कि पार्टी के ऊपर जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी के लोग आ गए। MQM के ऊपर जुल्म हुआ किसी एक फर्द के ऊपर, तो सारे मेंबर्स आ गए। किसी सुन्नी पर हुआ तो सुन्नी उठ के आ गए, मुसलमान पर हुआ तो मुसलमान उठ के आ गए, शिया पर हुआ तो शिया उठ के आ गए, किसी सिंधी पे हुआ तो सिंधी उठ के आ गए, महाजर पे हुआ तो महाजर उठ के आ गए। भाई मजलूम पे जुल्म होगा तो कौन आएगा? मतलब अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं कोई भी ये डिवीजन मानता ही नहीं हूं और अगर मेरे ऊपर जुल्म होता है तो फिर मतलब मुझे कोई नहीं बचाने आएगा। मैं इन बुनियादों के ऊपर अपने आप को अलग नहीं करता, उसके बावजूद मैं इन सारे लोगों के साथ हूं। तो बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर ये देखे ना, कौन सिखाता है ये चीजें हमें कि भाई यूनिटी होनी चाहिए,
किसने सिखाया था? कायदे आजम ने सिखाया था। कायदे आजम कौन थे? सियासतदान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई। क्या मदीना की रियासत के अंदर सिर्फ मुसलमान थे? गैर मुसलमान भी थे ना? बिल्कुल, गैर मुसलमान भी थे। और फिर भी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको हमने 5वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, मीसाके मदीना, किससे नहीं पढ़ा हुआ? सबने पढ़ा हुआ है। मीसाके मदीना के अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर वो ये था कि भाई इस मदीने की रियासत के ऊपर अगर किसी भी एक फर्द के ऊपर भी कहीं जुल्म हुआ बाहर से, तो पूरे मदीने के ऊपर वो जुल्म माना जाएगा। अब वो ये नहीं बोला गया था कि वो फर्द मुसलमान होना चाहिए। वो अगर मुसलमान है या नहीं है, जुल्म होगा बाहर से, तो हम सारा मदीना इकट्ठा होके उससे लड़ेंगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाके मदीना में दिया है। सुलह हुदैबिया, उससे 3 साल बाद फतह मक्का हुई थी। फतह मक्का क्यों हुई थी? मदीना से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का जंग करने गए थे। क्यों गए थे? वजह यह थी कि सुलह हुदैबिया जो हुआ था, उस पे एक शर्त यह भी थी कि हमारे बीच में जंग बंदी होगी 10 साल तक। ना सिर्फ आप हमसे लड़ेंगे, बल्कि हमारे इत्तेहादियों के साथ भी नहीं लड़ेंगे। मक्का के बाहर एक यहूदी कबीला था। यहूदी कबीले के ऊपर मक्का ने हमला किया। वो यहूदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 किलोमीटर का फासला मदीने से मक्का, 10,000 सहाबा घोड़ों और ऊंटों के साथ अपने खैमे ले गए होंगे, अपने कपड़े, खाने पीने का सामान, नमाजें पढ़ी होंगी, बीच में खैमे लगा के सोए होंगे, रात को रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए गए होंगे। 1 महीने से ऊपर लगा होगा। सोचें कि अगर 10,000 लोग 1 महीने से ऊपर सफर करते हैं, वो भी घोड़ों और ऊंटों पर, कितना खर्चा आएगा? ये खर्चा किसके लिए करने गए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये यहूदी कबीले के लिए करने गए थे। फिर वहां पे जब पहुंचे हैं तो मक्का ने देखा है कि अब हम नहीं लड़ सकते। उन्होंने हथियार डाल दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया यार। मतलब हिंदा, जिसने उनके चचा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिगर खाया था यार, उसको बोला बस मेरे सामने नहीं बैठा करो, पीछे बैठा करो, बस माफी दे दी। ये यूनिटी, ये पीस, ये मिसालें हमारे पास मौजूद है। तो फिर हमारे पास इतना जुल्म क्यों है? इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है? इतना जो है वो हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जबकि 97% इस मुल्क में वो लोग रहते हैं जो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और जो 3% नहीं करते, उनके ऊपर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखा दिया कि उनको कैसे ट्रीट करना है। यहूदी के लिए जंग करने गए हैं भाई, उनकी हिफाजत भी हमने करनी है। चाहे इस मुल्क में कोई भी, किसी भी मजहब और फिरके का बंदा जो माइनॉरिटी में रहता है, उसकी हिफाजत किसने करनी है? हमने करनी है। बहरहाल ये कौन, किसने सिखाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? वो हमारे लीडर थे, वो हमारे लीडर हैं। उन्होंने क्या सियासत नहीं की? मदीना की रियासत बनाना क्या था? सियासत थी। तो जब ऐसे लीडर थे तो उन्होंने यूनिटी सिखाई। हमारे पास यूनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लीडर नहीं है। कोई इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, फेथ, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, कायदे आजम के ये अल्फाज कोई नहीं आज सिखाने वाला।
इसलिए हमें शिद्दत से जरूरत है कि इस मुल्क में अब एक नई पार्टी का इनेकाद होना चाहिए, जो पार्टी ये बोलेगी कि भाई जो सच है वो आवाम को बताओ। ये लारे लप्पे नहीं चाहिए। अगर एक मुल्क 58 से तबाह होता हुआ आ रहा है, 1958 से पहला मार्शल लॉ लगा था, तब से मुल्क तबाह होता हुआ आ रहा है। कैसे 90 दिन और 3 साल 5 साल 10 साल में ठीक होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक खंडर हो, उसको मुझे घर बनाना है, मैं ठेकेदार को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको घर बनाना है, मुझे बोल दे सर मैं 10 दिन में कर देता हूँ, मुझे बताएं कि ये काम पक्का होगा या जुगाड़ी होगा? जुगाड़ी। वो अगर मुझे बोले 10 महीने लग सकते हैं तो ये होगा ना पक्का काम? जी हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल सही। अगर उस घर को जोड़ने में 10 महीने लगेंगे, मैं अगर उसको बोलूं भाई आप इसको जोड़ के 10 महीने आपने लगाया, अब इसको तोड़ो, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ना। 10 महीने में जो चीज बनी वो 10 दिन में टूट गई, तो टूटने में ज्यादा टाइम लग रहा है या जुड़ने में? जुड़ने में। तो 58 से टूटते हुए आ रहे हो आप, 62 साल से टूटते हुए आ रहे हो, तो 62 साल से कम लगेगा जुड़ना? जुड़ने में 62 साल से क्या कम लगेगा टाइम? नहीं, ज्यादा लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। अगर हमारे अंदर इससे पहले 62 साल से पहले इतना शऊर आ गया कि हम लोगों ने जुड़ना जल्दी शुरू कर दिया, तो 30-40 साल भी लग सकते हैं, वरना 100-150 साल आपके कहीं नहीं गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरबों का क्या असर था? अरब अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ते थे खबरों में। एक बंदी के साथ बाप ने शादी की अगर, तो सुबह तलाक देके उसी बाप का बेटा शादी करता था उसी बंदी के साथ, मतलब जो उसकी सौतेली माँ होने वाली हो गई थी, उससे शादी करता था। ऊंटनी के जख्मी होने के ऊपर 2 कबीले आपस में 40 साल लड़े थे, 40 साल लड़े थे, 40 साल कि मेरी ऊंटनी तुमने जख्मी की है। इतनी जहालत, 23 साल की मेहनत, और फिर 200 साल बाद वही अरब इब्ने सीना पैदा करते हैं। इब्ने सीना जिसने बुक ऑफ मेडिसिन किताब लिखी 10वीं सदी में, जो 20वीं सदी तक यूरोप अपने पास पढ़ा रहा था। जाबिर बिन हयान के बगैर केमिस्ट्री अधूरी है। एरिस्टोटल को आज हम जानते नहीं, अगर इब्ने रुशद अरस्तु का काम ट्रांसलेट करके अरबी में प्रिजर्व नहीं करता। इब्ने रुशद को एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। ख्वारिज़मी ने आपको 0 दिया। ये लोग नहीं होते तो जो वेस्ट है उसके पास रोशनी अकल नहीं आती। जब इब्ने सीना, जाबिर बिन हयान बगदाद, कायरो, सिसिली और कुर्तबा के शहरों में इल्म की रोशनियों से दिए जला रहे हैं, उस वक्त वेस्ट जो है आपका, जो आजकल जिसको हम आम जुबान में अंग्रेज कहते हैं, वो उसी दौरे जहलिया से गुजर रहा था जिस दौर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब गुजर रहे थे। मतलब ऊंटों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर जंगें। फिर 200-300 साल लगे, वो लोग बगदाद आए, कायरा आए, सिसिली, कुर्तबा आए, पढ़े लिखे अपने इलाकों में गए, पढ़ाया लिखाया अपने लोगों को, और फिर वो लोग 200-300 साल लगे। लेकिन क्या हुआ? 200-300 साल के बाद वो इतनी तरक्की कर गए कि आज तक वो दुनिया पे काबिज हुए हुए, आज तक दुनिया पे काबिज हुए हुए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है
कि आपने अगर तब्दीली लानी है तो टाइम लगाना पड़ेगा। The only thing that is constant is change। इस दुनिया में कोई और चीज कांस्टेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, सिर्फ तब्दीली कांस्टेंट है। कैसी भी हो, बुरी हो अच्छी हो, तब्दीली आएगी। 20 साल पहले आपके हालात अच्छे थे या बुरे थे, आज मुख्तलिफ है, तब्दील है। बुरे हैं अच्छे हैं लेकिन तब्दील है, तब्दीली आती है। तो अगर तब्दीली आनी है तो अच्छी आए ना। अगर अच्छी आएगी या नहीं, इसका दारो मदार हम किस तरह का बीज बोते हैं उसके ऊपर है। बीज कौन सा आपने बोया है उसके बेसिस पे आपकी जो है वो फ्यूचर आपका उसके बेसिस पे वो होगा। अच्छा सर, आपका जाली डोमिसाइल बारे में क्या इदारे ख्याल है? मते भी करते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जनाब, बातें चल रही हैं सियासी जनाब। हाँ, खैरियत है? जाली डोमिसाइल के ऊपर तो मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। भाईजान इधर ध्यान दो भाई, खैर है वो बात कर रहे हैं। जाली डोमिसाइल के ऊपर जो है वो तो हमारी बयान पहले आ चुका है। अब ये है कि इसके ऊपर लीगल तरीके से जो इंक्वायरी हुई है उसके ऊपर रिपोर्ट जो बनेगी, वो रिपोर्ट को लेके हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाके हम वहाँ पे उसको चैलेंज कर सकते हैं और उनकी नौकरियों को उस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट आएगी। बहरहाल मैं वो बात अपनी पूरी कर लूँ। अली कहाँ है? अली सर, तो बात ये है भाई कि इब्ने खुल्दून ने बोला है कि तब्दीली जो है हर मुआशरा उरूज और जवाल के महवर में 90 साल लेके गुजरता है। जैसे जवाल में है तो उरूज पे जाने के लिए उसको 90 साल में, फिर उरूज पे पहुंच के बरकरार का अपने आप को उरूज पे 90 साल के लिए, फिर 90 साल नीचे जाने में लगेंगे, फिर बरकरार रहेगा जवाल में 90 साल, फिर वापस उरूज। 90 साल से मैं अग्री नहीं करता, 100, 150, 200 या 50, 30 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये महवर ज़रूर होता है। हर सोसाइटी जाती है, आती जाती है। आजकल हम जो है वो जवाल में, हमें उरूज की तरफ जाना है। उरूज की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे? हमें बीज बोना पड़ेगा उरूज वाला, मतलब यूनिटी वाला। मतलब आज हम आप लोगों का हमें नहीं सोचना, हमें अपनी नस्लों का सोचना है। इसलिए जो सही है वो सही करना है, जो गलत है वो उसको गलत बोलना है। ये वाली चीज़ जब हम करेंगे तो ही इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और सियासी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? सियासी लेवल पे ये होना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जो हम इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं, वो पार्टी, उसमें क्या होगा कि आज तक हमें हर पार्टी ने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कितना है, पाकिस्तान के अंदर साइंसदान अच्छे, आपके इंजीनियर, डॉक्टर्स दुनिया में नाम कमा रहे हैं। आपका A लेवल्स का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद है पूरी दुनिया में, वो आपके पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। लेकिन लोगों ने आपको ये बोला हुआ है, सियासतदानों ने, कि लीडरशिप में आप नालायक हैं। क्यों? क्योंकि लीडर सिर्फ बिलावल भुट्टो हो सकता है, भुट्टो हो सकता है। लीडर सिर्फ जो है वो, एक सेकंड ना बंद ना क्यों हेलो हेडे हुकुम सर। बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर 40th कॉमन। एक दोस्त रहंदा पंहिंजा, मुंहिंजे नंढड़ा बिल्कुलु गुज़रिया। न भले सवाल जेके आहिनि पुछी वठो। सवाल को कोन्हे, असांखे ख़बर पई इतना ही आई तो झगड़ो थी पियो आहे। झगड़ो हाणे लाइव हलन थियूं, जेके ॻाल्हियूं आहिनि ॿुधणियूं आहिनि त उहे हुन में रिकॉर्डेड आहिनि। झगड़ो न आहे बाबा, मां ॿुधो रज़ा किथे आहे? असां अब कामरान काथे आहे?
कामरान के अच्छा ये कामरान से फरियाद है कि फरियाद दिया ना ॿुधो साईं हाणे हिकिड़ो अर्ज़ु कयां साईं हिकिड़ो मिंट पवार साहब ॻाल्हि इहा आहे अच्छा रल खड़ो न कयो असां ॻाल्हाए था वठूं कोई मसलो कोन्हे बाबा ॻाल्हाइण आया आहियूं या तो आप लोग बात है या सर आप एक सेकंड हाँ बोले प्लीज सुन ये है कि हम जा रहे हैं इंशाल्लाह पूरे सिंध के अंदर जितने भी ज़िले हैं मैं सब में मीटिंग करते हुए आ रहा हूँ। अभी कराची में हूँ। हम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी इंशाल्लाह। ये उसकी हर कॉर्नर में आपको इंशाल्लाह ये गैदरिंग्स नज़र आएंगी आज के बाद। बस ये पार्टी का है या नहीं? हाँ इस सिलसिले से तो नहीं है ना? इससे नहीं है। चलो चलो और कोई हुक्म नहीं बस ठीक है बहुत शुक्रिया। चलो सही आ जाओ शुरू थे साईं हाँ चले थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आप सुने ओके। तो इन लोगों ने हमें एक चीज बताई हुई है, वो क्या है कि भाई आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग के दुनिया में डॉक्टर्स मशहूर हैं, इंजीनियर्स मशहूर हैं, सियासतदान मशहूर हैं, सॉरी सियासतदान नहीं साइंसदान मशहूर है, लेकिन अगर हम लोग नालायक हैं तो एक बात पे नालायक हैं कि भाई हम लीडर नहीं बन सकते। हर पार्टी ने अपने मौरूसियत या शख्सियत परस्ती को रख के खानदान की पार्टी बनाई हुई है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी में कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी ऊपर चला जाए, वो लीडर नहीं बन सकता। लीडर एक खानदान ने बनना है। 26 साल से इमरान खान साहब भी हमारे, मैं भी बहुत बड़ा फैन था किसी दौर में, हमें बताते थे कि भाई आपके पास टैलेंट है बहुत बड़ा, आपके लोग दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन 26 साल में उनको एक बंदा नजर नहीं आया कि जो आज अल्लाह उनको जिंदगी बड़ी दे, लंबी उम्र दे, एक आज वो चले जाएं, अगर गुजर जाएं तो एक बंदा ऐसा बता दें जिनके पीछे पीटिया खड़ी हो जाए, टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें ये अपने आप को एतमाद देना है और लोगों को एतमाद देना है कि भाई हर घर से लीडर बन सकता है। ये जो बात है, ये लीडर कैसे बनेंगे? अरे ध्यान दो बाबा, खैर लीडर ये कैसे बनेंगे? ऐसे लीडर बनेंगे जब आप उनको मौका देंगे। मैं आपको सारी उम्र टांगे हिलाना सिखाता रहूं, पानी में नहीं फेंकूं तो आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे भाई? सारी उम्र आप मुझे बताते आ रहे हैं कि सियासत ऐसे होती है, ऐसे होती है। मुझे आप लीडर बनाओ, चेयरमैन बनाओ अपनी पार्टी का, इलेक्शन के जरिए एक टैलेंट के साथ। अगर टैलेंटेड है बंदा, इलेक्शन जीत के आ जाएगा, लेकिन उसको मौका दो, वो पार्टी का लीडर बनेगा, तब उसको समझ आएगी कि कैसे होती है सियासत। बहरहाल तो मंशूर ये है सियासत के अंदर कि जो भी पार्टी इंशाल्लाह जो हम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें ये होना चाहिए कि इलेक्शन आपके हर 5 साल में पार्टी के अंदर हो। एक लीडर अगर है, दोबारा वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, और वो फिर जो पहला लीडर है दूसरे को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे अच्छा फॉलोअर। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर देखें, जगह दे जनाब उनको, आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन देखें, आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन देखें। एक COAS आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, एक चला जाता है, दूसरा आता है। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्मी उसी तरह मजबूत कड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वही जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले क्या था? वो जनरल था, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलाम करता था, उसको फॉलो करता था। उससे पहले वो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जनरलों को सलाम फॉलो करते हैं। उस ब्रिगेडियर से पहले कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ये सारे उम्र वो फॉलो करता हुआ आया है। आखिर में लीडर बना, अच्छा लीडर साबित हुआ, इंस्टीट्यूशन बना। इसी तरह पार्टी के अंदर
इंस्टीट्यूशन एक होना चाहिए जो पार्टी लीडर पैदा करे। मेडिकल कॉलेज बनाते हैं आप डॉक्टर पैदा करने के लिए, इंजीनियर पैदा करती है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। आप पार्टी बना रहे हो, सियासी पार्टी, वो लीडर पैदा अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सियासी पार्टी नहीं है, वो फिर घर है, ख़ानदान है, बिजनेस है। जाहिर सी बात है उसमें फिर एक ही बंदा वो जो रूल करता हुआ आ रहा है, जाहिल है, जैसा भी है, फिर उसका बेटा आएगा, ये सारा कुछ होता जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने अब ये करना है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंसदान हैं, इनको जो भी टैलेंट है वो जिनमें वो ऊपर आते हैं। इसी तरह सियासत में भी जिनके पास टैलेंट हो वो ऊपर आए, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। और वो पार्टी का मंशूर यही हो कि दुनिया में सिर्फ दो तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। जालिम कम लेकिन मजबूत क्योंकि आपस में मिले हुए, मजलूम मेजॉरिटी लेकिन कमज़ोर क्योंकि वो डिवाइडेड है, हम अलग अलग हैं। तो जालिम जुल्म के ऊपर मिला हुआ है, हमें मजलूम को जो है अपने हकों को उनकी हासिलात के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, अपनी नस्लों के लिए जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा और मिल के अपनी नस्लों के लिए काम करना पड़ेगा। शायद हमारी ज़िंदगी में ये मुल्क सही होता हुआ हम नहीं देखें, लेकिन हमारे बच्चों की या उनके बच्चों की ज़िंदगी में हो जाए सही, हम अपनी कब्रों में खुश होंगे भाई। ऐसी अगर आइडियोलॉजी है तो उस आइडियोलॉजी के साथ हमें आना चाहिए, अपनी नस्लों के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। जो भी आएगा जाहिर सी बात है अपना अच्छा देखेगा, अपना अच्छा करके चला जाएगा। हमें देखना है नस्लों का फ़ायदा। इन्हीं नस्लों के फ़ायदों के लिए इंशाल्लाह ये पार्टी जो है वो जब प्रॉपर तरीके से लॉन्च होगी पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा। इंशाल्लाह कराची के अंदर 5000 मेंबर्स आपको मिलेंगे जो वो जाके रजिस्टर कराएंगे वो पार्टी। पूरे सिंध में ये मीटिंग्स जो है वो हुई हैं। आखिरी जो सिंध का दिल है कराची में, ये अब शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह हर इलाके में अब ये मीटिंग्स होती हुई आपको सोशल मीडिया के ज़रूर नज़र आएंगी। बहरहाल अगेन कि हम हर किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़ है और हर किस्म के मज़लूम के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीवन, फॉर लिसनिंग एवरीवन। और इंशाल्लाह ये पहली दफ़ा था, आखिरी दफ़ा नहीं, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।